हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B जो बात करता है एक्सेप्टेंस की। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझ रहे थे। आइए आगे समझते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में, क्या प्रावधान है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग एक्सेप्टेंस प्रतिग्रहण समझते हैं। एक्सेप्टेंस की परिभाषा एक बार हम लोग और देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस बताया गया है सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes promise. जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब यह प्रॉमिस हो जाता है। मतलब when the person to whom the proposal is made, जिसे प्रपोजल जिस व्यक्ति को किया गया है, signifies his assent thereto, वह अपनी सम्मति अपनी सहमति इस आशय से दे देता है, तब यह कहा जाता है the proposal is said to be accepted, कि वह प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। और a proposal when accepted becomes a promise, और जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, उसका प्रतिग्रहण हो जाता है, तब वह वचन हो जाता है, तब वह प्रॉमिस हो जाता है। अब हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग समझते हैं प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि संविदा किस जगह हुई मानी जाएगी, एक्सेप्टेंस किस जगह हो, किस जगह सुना जाए, तो वहां जो है कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और हर्ड, यानी कि नियम यह है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट सुना जाता है, एक्सेप्टेंस सुना जाता है, एक्सेप्टेंस हर्ड होता है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होता है, उसी जगह कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन, उसी जगह संविदा का निर्माण मानते हैं। यानी कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड और हर्ड, यानी कि जहां एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ है, जहां एक्सेप्टेंस सुना गया है, उसी जगह संविदा का निर्माण हुआ है, यह माना जाता है। केस लॉ के माध्यम से समझते हैं हम लोग इसे। भगवान दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। In this case, A offered from Ahmedabad by phone to be in Delhi, यानी कि यहाँ एक व्यक्ति अहमदाबाद से फोन के माध्यम से प्रपोजल देता है बी को, जो दिल्ली में है। बी एक्सेप्टेड द प्रपोजल फ्रॉम दिल्ली, यानी कि बी ने उस प्रपोजल को दिल्ली से एक्सेप्ट किया। एंड ए हर्ड द एक्सेप्टेंस इन अहमदाबाद, और जो एक्सेप्टेंस सुना गया वह चूंकि फोन के माध्यम से था, इसलिए वह एक्सेप्टेंस अहमदाबाद में सुना गया। द एक्सेप्टेंस इज हर्ड इन अहमदाबाद, सो द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड मेड इन अहमदाबाद। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस को अहमदाबाद में सुना गया, इसलिए संविदा जो है अहमदाबाद में हुई। एंसन का एक कोटेशन है जो अक्सर कंपटीशन में भी पूछा जाता है। वह एक्सेप्टेंस और प्रपोजल में एक माचिस की तीली की तुलना की है। तो आइए समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जस्ट व्हेन एज द लाइटेड मैच कम्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द गन पाउडर, यानी कि जैसे जलती हुई माचिस किसी गन पाउडर के संपर्क में आती है, there would be an explosion, तो वहाँ एक धमाका होता है, and then it will not be possible to bring the thing back to the original position, और जैसे धमाका होता है जलती हुई माचिस का बारूद के साथ संपर्क होने पर, तब यह असंभव हो जाता है, यह संभव नहीं रह जाता है कि बारूद को पहले वाले पोजीशन में लाया जा सके। तो एंसन महोदय ने ऑफर और एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एक्सेप्टेंस के मध्य भी वही संबंध बताया है कि जैसे प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस कांटेक्ट में आता है, तुरंत जो है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और उसे वापस अपने फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। तो ये एंसन का कोटेशन था।
अब हम लोग एक बार और समझ लेते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस, जो कि पहले एसेंशियल एलिमेंट जो कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस था उसे पहले के लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग समझते हैं एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है एक्सेप्टेंस का उसे हम लोग आज समझते हैं, जो है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो आइए समझते हैं एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड को। According to Section 7 of the Indian Contract Act 1872, it is very necessary that in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. Means acceptance must be without any qualification and condition. यानी कि जो भी एक्सेप्टेंस हो रहा है वह एब्सोल्यूट होना चाहिए, वह पूर्ण होना चाहिए, एंड अनक्वालिफाइड यानी कि बिना शर्त का होना चाहिए, तभी जो है उसका एक्सेप्टेंस माना जाता है, अन्यथा एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। एक और टर्म हम लोग समझ लेते हैं कंसेंसस एड इडम का, जिसका मतलब होता है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही बात पर एक ही समय मतैक को होना, एक दिमाग से हाँ बोलना कंसेंसस एड इडम होता है, जो कि एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब हम लोग समझते हैं काउंटर प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल क्या होता है? एन एक्सेप्टेंस विद अ वेरिएशन इज नो एक्सेप्टेंस, यानी कि कोई भी प्रपोजल किया जा रहा है और एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति उसमें कोई लेकिन किंतु परंतु लगा देता है, तब उसका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। यानी कि कोई भी प्रपोजल के कंडीशन में चेंज कर देना उसका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इट इज सिंपली अ काउंटर प्रपोजल। यदि कुछ चेंजेस करके प्रपोजल में वह वापस भेजता है तो इसे काउंटर प्रपोजल माना जाएगा, ना कि उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा, विच मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। और चूंकि यह अब एक्सेप्टेंस ना होके प्रपोजल हो गया है, तब जरूरी हो जाता है कि दूसरे पक्ष के द्वारा उसे बाइंडिंग करने के लिए स्वीकार किया जाए। इट इज मेड बाय द प्रपोजल टू द एक्सेप्टर। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। हाइट वर्सेस रेंज का केस है। इन दिस केस एन ऑफर वाज मेड टू सेल अ फॉर्म फॉर $1,000 that was rejected by the plaintiff who offered $950 for it। यानी कि एक व्यक्ति है जो यह प्रपोजल देता है कि हम एक फार्म हाउस 1,000 पाउंड में जो है आपको बेचेंगे, लेकिन उसके द्वारा जिसे वह प्रपोजल दिया जा रहा है वह 1,000 में लेने के लिए न तैयार होके 950 में लेने के लिए तैयार होता है, और वह इस आशय से उसे सूचना देता है कि हम 950 में इसे खरीदते हैं। दिस वॉज टर्न बाय द ऑफरर एंड देन द प्लेंटिफ एग्री टू पे 1,000। लेकिन फिर बाद में जो है जिसे प्रपोजल 1,000 में बेचने के लिए किया गया था, 950 भेजने के बाद फिर 1,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। बट फाइनली द डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड टू सेल। लेकिन बाद में डिफेंडेंट मना कर दिया उसे बेचने से। केस हुआ कोर्ट में। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेंटिफ ऑफर वाज अ काउंटर प्रपोजल एंड इट टू पुट इन द ऑफर प्रीवियसली मेड बाय द डिफेंडेंट, thus देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि पहली बार जो प्रपोजल किया गया था वह 1,000 में बेचने का था, उसी समय 950 में उसे खरीदने के लिए वह व्यक्ति तैयार था, किंतु बाद में वह जब ऐसी सूचना दे दिया कि हम 1,000 में नहीं हम 950 में खरीदना चाहते हैं, बाद में फिर जो है कुछ होता है और वह 1,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। तो कोर्ट ने यही कहा कि आपका वो लेटर जिसमें आपने 950 कह दिया वह आपका एक्सेप्टेंस नहीं था, बल्कि काउंटर प्रपोजल था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ से प्रपोजल ही रह गया, कहीं एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तब यह बाइंडिंग नहीं होगा, इसलिए
उसे ऐसा खरीदने से मना कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। देखा जाए कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल क्या होता है। An acceptance made subject to the final approval is called provisional acceptance, यानी कि कंप्लीटली इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट बाद में यह कहा जाता है कि हम आपको बताएंगे, उस हिसाब से इसे फाइनल माना जाएगा, यानी कि प्रोविजनली रूप से वह एक्सेप्ट कर रहा है। It does not bind the either party until that approval was given। तो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस तब तक बाइंडिंग नहीं होता है जब तक उसके लिए फाइनल उसका विलिंगनेस नहीं आ जाता है। केस लॉ हम लोग देखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण सिंह 1953 का केस है, 1953 का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नारायण सिंह। In this case, it was held that the offerer is at liberty to cancel his offer unless there is contrary condition supported by the consideration। यानी कि कहने का मतलब यह था कि यदि किसी प्रपोजल का प्रोविजनल एक्सेप्टेंस हुआ है, तब उस दशा में उस व्यक्ति के ऊपर जो ऑफरर है वह लिबर्टी में होता है, उसे ऐसी स्वतंत्रता होती है कि प्रोविजनल एक्सेप्टेंस के सीन में वह अपने प्रपोजल को निरस्त कर दे, कैंसिल कर दे। अब हम लोग समझते हैं टेंडर क्या होता है। तो द टेंडर इज ऑल्सो इन द सेम कैटेगरी एज ए कोटेशन ऑफ द प्राइसेस, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। चूंकि टेंडर भी जो है वह वैसे ही सेम कैटेगरी में आता है जैसे कोई मूल्य सूची है, कोई कैटलॉग है, जिसका जो है वही हैसियत होता है, उसकी वही कीमत होती है, जैसे कि एक इन्विटेशन टू ऑफर की होती है, एक आमंत्रण की होती है। A contract is arises only when order is placed on the basis of the tender। तो चूंकि टेंडर भी एक इन्विटेशन टू ऑफर की कैटेगरी में, एक इन्विटेशन टू प्रपोजल की कैटेगरी में ही आता है, जिसमें सामने की तरफ से प्रपोजल आता है। तो यह तभी एक्सेप्ट होता है जब सामने वाला प्रपोजल दे और टेंडर देने वाला व्यक्ति जो है वह उसे एक्सेप्ट करके उसे टेंडर अलॉट कर दे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्टेंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।